हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो बस 2 दिन बचे हैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आप लोग आपको होंगे। और सबसे बड़ा टेंशन आपको ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जाके क्या किया जाए, एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कौन से क्वेश्चंस पहले किए जाए, कौन से क्वेश्चंस बाद में किए जाए, या आंसर्स कब लगाया जाए, आपकी जो आंसर शीट है OMR शीट है उसको कब भरा जाए। तो ऐसे कई सारे डाउट्स आप लोगों के हमेशा आपको रहते हैं। उसकी एक बहुत ही फुल प्रूफ टेक्निक मैं आपको बताता हूँ और पिछले तकरीबन 10 सालों से इस टेक्निक को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्निक का उपयोग यहाँ पर आपको कर रहे हैं। एंड आई होप ये टेक्निक जो है वो हमेशा एग्जाम में आपको काम आती है ना। तो ये टेक्निक जो है वो हमेशा बच्चों के लिए यहाँ पर आपको काम में आती है। तो हम एक एक करके इसके बारे में आपको बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के बारे में और पेपर 1 के बारे में बाद हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 1 मतलब आपका GS है, क्योंकि देखो दोनों इंपॉर्टेंट आपको हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो जो बच्चे फॉरेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले बच्चों के लिए पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट आपको है। पेपर 2 जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट आपको है, बट स्पेशली अगर हम लोग बात करें पेपर फॉरेस्ट वालों की, तो फॉरेस्ट वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी फॉरेस्ट के मार्क्स जो हैं वो मार्क्स भी आपको काउंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की स्ट्रेटेजी। अब देखो दोनों पेपर की स्ट्रेटेजी अलग अलग है ना, ये सिमिलर नहीं है, ये बात याद रखना। देखो होता क्या है पेपर 1 में कि आपको यू नो दैट कि 100 क्वेश्चंस आपको आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2-3 चीज़ें एजम्पशन यहाँ पर आपको है। पहला एजम्पशन आपको ये है, फर्स्ट एजम्पशन, पहला एजम्पन आपको ये है कि आपके एग्जाम में कम से कम 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो इजी होंगे, है ना। ये हमेशा ऐसे ही होता। मैं 45 बहुत मॉडेस्ट लेके चल रहा हूँ, ये 50 के ऊपर होते हैं, 55 तक भी होते हैं, बट मैं 45 लेके चल रहा हूँ, है ना, कि 45 लेके चल रहा हूँ। चलो हम उसको 40 ही ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं और मॉडेस्ट ले लेते हैं कि 40 क्वेश्चन है वो इजी होते हैं। इजी मतलब कि ऐसा इजी नहीं जैसे पहले होता था कि वो महाकाल कहाँ लोकेटेड है या शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शिवलिंग है, ऐसे क्वेश्चन नहीं, थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन आजकल आपको आते हैं। तो फर्स्ट तो एजम्पशन ये है कि 40 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट इजी आपको होते हैं। सेकंड एजम्पशन यहाँ पर ये है कि 30 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे, 30 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो थोड़े से इजी टू मॉडरेट आपको होंगे। इजी टू मॉडरेट मतलब ठीक है यार, आप उसको उन क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस आपको हो गए। उसके बाद थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो तकरीबन 20 क्वेश्चंस आपको होते हैं, 20 क्वेश्चंस आपको होंगे। और उन 20 क्वेश्चंस में थोड़े से डिफिकल्ट आपको होंगे, थोड़े से टफ आपको होंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन। डिफिकल्ट मतलब ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, UPSC लेवल का है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे पेयर्स हो सकती हैं, यहाँ पर टेबल्स हो सकती हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकते हैं, बट कई बार बच्चे जो है असम्पशन रीजन वगैरह ये चीज़ें आपको है। और साथ में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल कोई क्वेश्चन आपको है कि कोई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आ गया, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है जो थोड़े से डिफिकल्ट आपको होते हैं। बट थोड़ा सा अगर आपको पता है, थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लोगे तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। कितना हो गया, 40 और 30 70 और 20 90। चौथे टाइप के जो क्वेश्चन आपको होते हैं, फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्या होते हैं वो उनको खुद को नहीं पता, है ना। तो वो कुछ भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं ज़ॉम्बी क्वेश्चन। ज़ॉम्बी क्वेश्चंस आपको होते हैं। अभी ज़ॉम्बी क्वेश्चन होते हैं कम से कम 10, है ना। 10 क्यों, 10 में से देखो 4-5 तो भाई साहब उन्हीं के गलत होंगे, PSC के गलत हो जाएंगे, ये तो कंफर्म है कि 4-5 तो उन्हीं के गलत आपको हो जाएंगे। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो अब ये गलत आपको लग रहे होंगे, लेकिन हो सकता है बाकी उसको लेके डिस्प्यूट वगैरह हो। 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने अपनी ज़िंदगी में, किसी ने अपने खानदान में उन क्वेश्चंस को आपको नहीं होना। तो बहुत ज़्यादा जो वियर्ड क्वेश्चन है, वियर्ड क्वेश्चन आपको होते हैं, है ना, जो बहुत अजीब तरीके की चीज़ें आपको होती है कि भाई इट्स लाइक दैट कि जहांगीर जो है 7 दिन 7 कलर के कपड़े पहनता था, ये सबने सुना है, लेकिन वो बुधवार के दिन कौन से कलर के कपड़े पहनता था, शुक्रवार के दिन किस प्रकार की अंगूठी पहनता था। ऐसे अजीब वाले क्वेश्चन आपको आते हैं कि जो अलेक्जेंडर था तो अलेक्जेंडर के घोड़े के सिर में कितने बाल थे। ऐसे क्वेश्चन ही, आई एम जस्ट गिव एग्जांपल कि ऐसी चीज़ें आपको आती है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ब्रेकआउट हो गया आपको कि किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको
लेवल एक हो गया कि यार 40 क्वेश्चन थोड़े सिंपल होते हैं, इजी टू इजी होते हैं, फिर 20 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट होते हैं, 20 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होते हैं, बट दैट डिफिकल्ट टू मॉडरेट के डिफिकल्ट होते हैं, बट यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, देयर इज नो इशू। और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग खराब करने वाले आपको होते हैं, उनमें आपको कन्फ्यूजन होता है, उनमें आपको डाउट होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेपर, है ना। अब देखो सब अलग अलग मेथड बताएंगे, लेकिन जो मेथड मैं सालों से बच्चों को बता रहा हूँ, जो मैंने भी आपको एक समय पे यूज़ की थी, वो मेथड यहाँ पर ये है कि एग्जाम में दो चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। द सेकंड थिंग इज दैट कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आता है, जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है, वो गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं आता है वो सही हो गया, इट्स अ बोनस मार्क। लेकिन जो आता है, आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत आपको हो गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर आपको होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए आपको 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें पहली स्टेप क्या होती है, जैसे ही पेपर आपके सामने आया है ना, अब हड़बड़ी नहीं करना है। पहला पेपर जो है उसमें बहुत टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, तो उसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। पेपर आया, अब आराम से देखो। पेपर जैसे ही आता, बच्चे क्या करते हैं, जैसे पेपर आया पेपर को ऐसे खोल लेते हैं, है ना। मतलब पेपर के जैसे आजकल तो पेपर पॉलीथीन में आता है, लेकिन पता नहीं कब रूल चेंज कर दे, तो पॉलीथीन भी आखिरी में फाड़ी जाती है। अब पॉलीथीन फोड़ने के बाद बच्चा क्या करता है, ऐसे झाँकता है, ऐसे झाँकता है कौन सा क्वेश्चन है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो यू आर गेटिंग मोटिवेटेड कि हाँ बढ़िया क्वेश्चन आता है। और नहीं आया, सिट्टी पिट्टी गुम, फिर आपने एक पेज और देखा वो भी नहीं आता, एक और देखा वो भी नहीं आता, गए, चालू होने के पहले ही खेल आपका हो गया। तो इसके लिए ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी, इसलिए टीचर्स भी मना करते हैं, ये हरकत बिल्कुल नहीं करना है कि इस प्रकार से आप झांक झांक के देख रहे हो उसको। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ठीक है। क्या करना है, आराम से बैठो, पेपर शुरू होने दो। ये पेपर 1 की बात हो रही है ना। वो उन्होंने बोला कि ठीक है आप सील ओपन कर लो और आप अब अपना जो एग्जाम है उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब आपने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आता, दूसरा देखा, नहीं आता, तीसरा, क्योंकि सेट होते हैं ना अलग अलग, किसी के सेट में सिंपल आ गए, किसी में डिफिकल्ट आपको आ गए। शुरू के 6 क्वेश्चन है पहले पेज में, 6 में से आपको 4 आते हैं, 4 नहीं आते, 2 आते हैं, आपका दिमाग वहीं खराब हो गया। नहीं करना है दिमाग खराब, आपको जस्ट क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड ऑप्शन, क्वेश्चन और ऑप्शन को आपको जस्ट रीड करना है। आता है तो ठीक है, आता है तो उसके ऊपर हल्का सा एक मार्क लगा दो, जो भी आपको मार्क लगाना। अब देखो मार्क जब आप लगाओगे ना, तो मार्क डॉट कभी मत लगाना, क्योंकि पेपर में कई बार प्रिंटिंग होती है, तो पेपर प्रिंटिंग के दौरान भी कई सारे डॉट्स लगे होते हैं, तो उसमें बच्चा क्या होता है, उसको समझ नहीं आता कि यार उसका आंसर है कि पेपर में लगा हुआ है। तो इसके लिए जो भी आप निशान वहाँ पर आपको लगाओ, तो हल्का सा राइट लगा दो, हल्का सा ऐसे बड़ा गोला लगा दो, हल्का सा कुछ ऐसे ऐसे क्रॉस तो मत करना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हल्का सा ऐसे राइट लगा दो, ऐसे करके कुछ भी ऐसे कुछ भी ऐसा शेप आपको बना दो, ताकि आपको पता रहे कि वो क्वेश्चन आपको क्या है करना। क्या है पहली मेथड में, फर्स्ट स्टेप जो होती है, फर्स्ट स्टेप में जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन। अब पूरा पेपर आप देखो, और पेपर देखते देखते ऐसा नहीं कि पेपर पहले चेक कर लेना कि पेपर में सब कुछ प्रिंटेड है या नहीं है, उसके बाद बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है और आंसर। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहली बार में आपको आ गया कि यार कोई क्वेश्चन आपको आ गया कि भारत की स्वतंत्रता कब आपको हुई, तो अब सोचने की जरूरत ही नहीं, 15 अगस्त 1947, है ना। या आपको आ गया कि इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो यू नो दैट इट्स 18, देयर इज नो इशू, ठीक है। ये आपको ये आ गया कि कोई भी कि बाबर ने भारत पे कब हमला किया, तो यू हैव द ऑप्शन, या पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो ऑप्शन आ गया 1761, 1772, पता है आपको। तो 100 क्वेश्चन में से जो शुरू में बताया ना 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आंख बंद, मतलब ऐसे ऐसे हवा में निकल जाएंगे कि अरे ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। ऐसे 40 क्वेश्चन कम से कम क्यों बोल रहा हूँ, 50 तक भी जाते हैं, बट एक मॉडेस्ट हम लेते हैं कि सबसे मिनिमम कितने, 40। तो 40 ऐसे सिंपल क्वेश्चन होंगे। जब आप एक एक करके गो थ्रू, जब एक एक करके पहले से 100 क्वेश्चन तक आपको पहुंचोगे, तो कम से कम 40 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो आप इजीली यहाँ पर आपको सॉल्व कर पाओगे। मतलब ये आपको आते हैं, ये आपको आता ही है। अब क्या हो गया भाई साहब, आपका 40% पेपर सॉल्व हो गया। अभी क्या है, यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट कि यार अब बढ़िया है, 40 क्वेश्चन मुझे आते हैं। तो पहली बार सिर्फ मार्क करना है, अभी OMR को हाथ भी नहीं लगाना है, OMR शीट को टच भी नहीं करना है। और इस प्रोसेस में पता है कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 12 से 13 मिनट, 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट। क्योंकि बच्चे मैंने देखा है 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में, सवा घंटे में करके बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। तो हार्डली इसके अंदर आपको 15 मिनट आपको लगेंगे, है ना, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा कि इसमें और ज़्यादा, पहली स्टेप में टाइम हमको कम लगाना है। 15 मिनट में जो क्वेश्चन पहली बार में बनता है वो मार्क कर दिया और जय सिया राम,
है ना, आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जब आप पहली बार जो क्वेश्चंस को मार्क कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट दिख रहे थे कि यार ये आता है लेकिन सोचना पड़ेगा, आता है लेकिन सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आते हैं लेकिन छोड़ना पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस को आप पहले स्टेप में छोड़ देंगे और जब सेकंड स्टेप आपको आएगी तो सेकंड स्टेप में उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, थोड़े से मॉडरेट होंगे, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू इजी आपको होंगे। ये कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट टू मॉडरेट या मॉडरेट टू इजी आपको होंगे, है ना, कि बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, जो आप जहाँ पर आपको और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उनको अभी भी छोड़ देना है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड आपको फिर से स्टार्ट करना है। सेकेंड राउंड में भी अगेन आपको वही जो मार्किंग है, इसी प्रकार की मार्किंग आपको करना है। जो भी मार्किंग आपको करना है, ये करना है, गोला, बड़ा गोला लगाना, बट वो डॉट कभी मत लगाना, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो सिंपल वाली जो मार्किंग है, वो सिंपल वाली मार्किंग आपको यहाँ पर आपको करना है और ऐसे करके सेकंड स्टेप में आप तकरीबन 30 क्वेश्चन जो हैं उनको और सॉल्व कर पाओगे, है ना, और सॉल्व कर पाओगे। क्यों? और इसमें आपको कितना लगेगा, इसमें भी आपको हार्डली 20 मिनट जो है, 20 मिनट का टाइम आपको लगेगा, इससे ज़्यादा इसमें भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन मतलब आराम से बना लोगे। तो ये सेकंड स्टेप में क्या होगा कि वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे थे, थोड़ा सा आपको लग रहा था कि हाँ आता है करके, और उसके बाद आपने जो है वो आता है करके आप निकल गए और उसके छोड़ दिए थे, तो वो 30 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे। तो 30 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए। कट ऑफ कितना जाता है, 85, 81, 82 पिछली बार गया था। इस बार हम लोग मान रहे हैं कि यार 90, 85 के ऊपर कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि सीरियस वो वैसे भी कम है। बट ये ऑलरेडी आप प्रेडिक्ट करके मत चलना, पर हो सकता है पेपर डिफिकल्ट आपको आ जाए, टफ पेपर आपको आ जाए, तो बच्चों की वैसी ही धड़कनें आपको बढ़ जाए, तो हो सकता है कि जो 80-81 था वो 75-76 पहुंच जाए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पेपर, एंड वेन एवर PSC चेंज द सिलेबस, पेपर बिकम द डिफिकल्ट। इट्स द हिस्ट्री ऑफ द PSC 2014, 2020, दिस टर्म द 2014, बिफोर 2014 दिस इन 2008 या 9 ऐसा कुछ था, तो वहाँ पर भी पेपर डिफिकल्ट बना था जब ऑप्शनल हटा दिए थे उनने। हाँ, ऑप्शनल हटाए थे 2014 से हटाए थे, 14 से आपको हटाए थे। तो प्री में पहले ऑप्शनल होता था तो वो हटा दिया था ना, 14 वगैरह कुछ के पहले किसी साल में था, वो हटा दिया था। जब भी आपको सिलेबस चेंज होता थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट आपको होता है, और डिफिकल्ट पेपर में एडवांटेज होता है पढ़ने वाले बच्चों को। जो नहीं पढ़ते हैं, जो ऐसी फॉर्म भर देते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिंपल आ जाए टफ आ जाए, उनको कोई फ़र्क ही नहीं आपको पड़ता। तो कम से कम 30 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो थोड़े से इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी, या डिफिकल्ट टू मॉडरेट आपको होंगे, जो आप थोड़ा सा इजीली यहाँ पर आपको बनाएंगे। तो दिस टाइप, तो 30 टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी भी OMR शीट नहीं भरना है। थर्ड स्टेप में आपको आ जाओ। थर्ड स्टेप में अब जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, कितने हो गए, 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 30 क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं। और ये 30 क्वेश्चन जो हैं, ये आपने पहली बार दूसरी बार में छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि यार आपको लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी आपके पास 1.5 घंटा है, अब आराम से बैठ के आप अगले 40 to 45 मिनट में, 40 से 45 मिनट में इन क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करो, सोचो उनके बारे में, और अगला 40-45 मिनट आराम से इन क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या कि आगे वाले की कॉपी में नहीं देखना है। कई बार होता है ना, सेट अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर आपने देख लिया कि जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है वो उसका 40वें नंबर का क्वेश्चन है, आपको दिख गया और इसने 40वें का B लगाया है, आपने अपना आंसर चेक किया, आपने तो A लगाया है। अब वहाँ पर क्या होता है कि उस बंदे को आप जानते भी नहीं हो कि बंदा कौन है, कहाँ से आया है, कितना पढ़ा लिखा, कुछ नहीं पता आपको, लेकिन वहीं पर आप अपने सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हो कि इसने C लगाया, मैंने B लगाया, तो इसका ही सही होगा। तो उसको देख के कई बार आप अपने आंसर सही कर देते हो। कई बार ये भी होता है कि उसके आंसर देख के आपको आंसर याद, हाँ आंसर याद आ गया। तो कई बार आप गलत कर रहे हो, तो कई बार सही भी हो जाता है, बट मैक्सिमम केसेस में सेल्फ डाउट में अगर आप आओगे तो बाकी क्वेश्चन जो हैं उनको आप गलत कर लोगे। तो इस प्रकार का कोई भी जो सेल्फ डाउट है, उस सेल्फ डाउट में नहीं आना, किसी की कॉपी में झांकना तक भी नहीं है, भले वो सही कर रहा हो, सही बता रहा हो, वो नकल है ना एक तरीके से, तो ये तो एथिकल भी नहीं है ना। बट ठीक है, वहाँ पर आजकल क्या एथिकल और क्या अनएथिकल, आजकल एग्जाम के पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं, तो फिर क्या ही एथिकल रहेगा, ठीक है। बट ठीक है, आपको नहीं देखना है, क्योंकि अब सेल्फ डाउट में आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इन 30 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, या मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे
4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत वियर्ड क्वेश्चन होंगे, अजीब वाले क्वेश्चन आपको होंगे जो आपने जन्म जिंदगी में नहीं सुने होंगे, या कई बार तो होता है हमने भी नहीं सुने होते हैं, है ना। जब पेपर आता बोलते अरे सर ये आया, अरे क्या है ये, सर्च करो बुक में सर्च करो, नोट्स में सर्च करो। और मैक्सिमम केसेस भी होता है अरे डोंट वरी मेरे स्लाइड में डला हुआ है, तुम अपनी स्लाइड से निकालो। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरी स्लाइड में भी नहीं होते, मैंने भी नहीं पढ़ाया उनको, है ना। तो वो चीज़ें होती है, फिर नेट पे भी नहीं मिलता भाई साहब, अभी क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर किताबें छानना पड़ती है, तब जाके वो आंसर्स आपको मिलते हैं। कहीं प्रोफेसर को फ़ोन लग रहा, कोई हिस्ट्री के प्रोफेसर, कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, कोई फलाने प्रोफेसर, कोई दोस्त है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, उसको कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बता। तो ऐसे करके फिर आंसर्स हम लोग बैठ के निकालते हैं उसको। तो ऑब्वियसली बात, वहाँ बैठ के तो आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे, जब हमको बहुत सारे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है उसमें। तो ऑब्वियसली बात है यार कि आपके लिए डिफिकल्ट आपको होगा, लेकिन ऐसे 4-5 क्वेश्चन ही आपको होंगे, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से डाउटफुल आपको होंगे, जिनमें आपको डाउट होगा, बाकी बच्चों को डाउट होगा। तो 4-5 क्वेश्चन डाउट वाले आपको होते हैं, जिसके आंसर 2 आंसर कई बार निकल के आते हैं। खैर वो धीरे धीरे पीएससी ने कम कर दिया है कि अब वो जो 2 आंसर है या 3 आंसर वाला पैटर्न थोड़ा सा कम हो गया, मतलब उनके आंसर्स गलत कम होते हैं। अब ये जरूर हो सकता है कोई फैक्चुअल एरर वगैरह आपको हो, बट वो आजकल फैक्चुअल एरर में भी क्या करता है कि उसने जैसे दे दिया, जैसे उसने आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश की सोयाबीन में रैंक क्या है, सोयाबीन उत्पादन में रैंक क्या है। अब वो बड़ा शाणा हो गया आजकल। आप क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि 31 मार्च 2024 की समाप्त की तारीख तक, या 31 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश की सोयाबीन में रैंकिंग क्या है। क्योंकि जब पेपर आपके सामने आया, हो सकता है रैंकिंग चेंज हो गई हो, है ना। अब ना हो सकता है रैंकिंग चेंज आपको हो गई हो, तो भाई साहब वो कंडीशन रखने की, तो पीएससी ऑलरेडी ये चीज़ें आपको कर रहा है कि इस तारीख को क्या रैंक थी। तो वो थोड़ा सा स्मार्टली आजकल खेल रहा है, तो वो क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है, वो संभावना थोड़ी सी आजकल एमपीपीएससी के अंदर आपको यहाँ पर आपको वो कम हो जाती है। तो उससे फ़ायदा आपको, उससे मतलब ये होगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने की जो संभावना है, वो संभावना आपको काफ़ी कम आपको होगी, ठीक है। अब इस तरीके से आपने बाकी 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ों को, अब ये तो हो गया कि कैसे, तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, कितना हो गया 45 और 15 60 और 20 80 मिनट, 20-40 मिनट अभी बचे हैं। अब आपने कर लिया, तो आपके 100 क्वेश्चन आपको हो गए। उसके बाद आपको OMR शीट अब उठानी है, और OMR शीट उठा के भरना है। OMR शीट भरते हैं क्योंकि ये जब आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार और देख चुके होंगे, इनको एक बार देख चुके होंगे, है ना। ये आपको होंगे क्योंकि जब बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, या 30 पे जब आओगे, या बाकी ये 30 पे आओगे, ऑब्वियसली बात आप इन क्वेश्चंस को भी देखते देखते आपको चलोगे। अब जब OMR शीट भर रहे हो, तो OMR शीट भरते टाइम याद रखना, यहाँ पर आंसर चेंज नहीं करना है। क्या होता है, नहीं करना है ना, नो। तो आंसर चेंज आपको नहीं करना। कई बार क्या होता है, आप आंसर देख रहे हो, अच्छा इसका आंसर क्या है, मैंने तो बी लगाया है। अब आपने बड़ा सोच विचार के उसको बी लगाया, लेकिन अचानक से बी लगाते लगाते आपने सी लगा दिया, सी लगाते लगाते डी यहाँ पर आपको लगा दिया, डी लगाते लगाते बी लगा दिया। तो ये गलती उस समय नहीं करना है, क्योंकि जब आप OMR शीट भरने जाते हो, उस समय बच्चा मैक्सिमम केसेस में आंसर चेंज करता है। और ये मैंने कई सारे बच्चों के ऊपर सर्वे किया, उनसे पूछा, उनको बोला हाँ सर 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम भरते भरते गलत कर देते हैं, भरते भरते चेंज कर देते हैं, बट वो आंसर हमारा पहले वाला सही था, पहले वाला आंसर सही था। उसके कारण 5-7 क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, और फिर खेला हो गए। ये आपको एकदम स्ट्रांग याद आ गया, कि एकदम अभी याद आ गया कि हाँ हाँ बिल्कुल हमको ये आंसर अब 100% याद है। अगर आपको 100% याद है कि यार यू आर 100% श्योर कि दिस आंसर इज राइट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यू हैव अगेन डाउट कि यार मेरा पहले वाला सही था, ये सही था, वगैरह वगैरह, तो उस केस में आपको आंसर चेंज नहीं करना है। वैसे OMR भरते टाइम आंसर चेंज नहीं करना है, क्योंकि पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप तक जाते जाते क्वेश्चन को आप 3-3 बार क्वेश्चन से आपको गुजर चुके हो। तो जो भी बदलाव करना था, जो भी चेंज करना था, वो आई थिंक वो 3 स्टेप्स में आप कर चुके होंगे। अभी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है ना। फिर भी आप बोलोगे यार सर, मतलब कई बार ऐसा होता है कि सर ए सही है, बी सही है, क्या करें उसके अंदर। अब देखो, उसमें 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जिसने बहुत पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से प्रिपरेशन आपको की है, उसको चीज़ें याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के वो आंसर लगा देता है। ही जस्ट वॉच द आंसर एंड मार्क द आंसर। वो कोई दिक्कत नहीं है कि ऑप्शन जैसे ही आएगा उसको भाई साहब याद आ जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ऐसा जो स्टूडेंट होता है, तो एक तो वो स्टूडेंट हो गया। दूसरा ये होता है जिसका काम होता है कि 4 ऑप्शन आपको है, 1 2 3 4, उसने पेन उठाया, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, ये हो गया, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। एक तो ये होता है जो तुक्का ही लगाना। अब कुछ भी तुक्का लगाना है तो लगाते रहो। अब अभी कई सारे वीडियोस फ्लोट कर रहे हैं सोशल, अपने यूट्यूब के ऊपर या बाकी जगह पे, तो वो कुछ तुक्का लगाने की ट्रिक बताते हैं।
तुक्का लगाने की ट्रिक बताते हैं। पहली बात, तुक्के की कोई ट्रिक नहीं होती ना ना, सब अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं। तुक्का एक्चुअली होता क्या है? तुक्का एक्चुअली ये होता है कि मैं आपसे ये सवाल आपको पूछूं कि यार एक बात बताओ कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपको कब हुई? आपके पास दो ऑप्शन है, 1526, 1576, 1761, और चौथा आपके पास कुछ है कि 1857। चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। क्या दिया है? पहला ऑप्शन है 1526, बी दिया है 1556, सी दिया है 1700 सुन लेते हैं अपन, कुछ और लेते हैं, चलिए ये दिया आपको 1605 दिया है। चौथा ऑप्शन आपको दिया है, वो दिया है कुछ भी 1761 दिया है। चलो ये चार ऑप्शन आपको दिए। अब आपसे पूछा कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपको कब हुई। अब आपको डेट नहीं याद है, बोलते हो हिस्ट्री में डेट याद नहीं रहती सर, क्या करो सर? तो कोई बात नहीं, डेट याद नहीं है, ये तो याद होगा कि वो सेकंड बैटल किसने लड़ा, है ना। ऑब्वियसली बात आपको पता होगा कि अकबर और हेमू ने यहाँ पर आपको लड़ा। तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर अंदाजा है कि अकबर का टेन्योर क्या है, तो एक अंदाजा आपको लग गया कि यार अकबर ने क्या किया, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, आपको याद आ गया कि अकबर ने जो है ना, उसने 1567 में इसने उधर चित्तौड़गढ़ में लड़ाई लड़ी थी, या 1576 में उसने उधर हल्दी घाटी की बैटल आपको लड़ी थी, या 1601 में उसने वो अपना जो बैटल ऑफ असीरगढ़ जो है वो लड़ाई लड़ी थी। कुछ तो याद होगा आपको अकबर के बारे में। अब यहाँ पर ये है कि ऑब्वियसली बात आपको अकबर का जो टाइम पीरियड है उसका थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा कि अकबर का टाइम पीरियड कब होगा। अब अकबर ऑब्वियसली बात है कि ये तो होगा नहीं डेफिनेटली। अब 1526 आपको याद हो गया कि यार ये यहाँ कुछ तो हुआ था, है ना, या बाबर भारत में आया था, तो आपको याद आ गया चल बाबर भारत में आया तो पहली बैटल उसने लड़ी थी, आपको याद आ गया। अभी दो ऑप्शन आपके पास बचे 1556 से लेके 1605। अब थोड़ा और जब दिमाग लगाओगे तो आपको याद आएगा कि यार सर ने बताया था कि 1601 में जो असीरगढ़ की लड़ाई है वो अकबर की आखिरी लड़ाई थी, है ना। अब आखिरी अगर ये है और अकबर का साम्राज्य अगर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से शुरुआत हुआ, तो आखिरी लड़ाई ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि आपको और भी चीज़ें याद आ रही है, तो ये ऑप्शन और चला जाएगा। ये होता है तुक्का। तुक्का होता है आपके नॉलेज से, आपके ज्ञान से। तुक्का ऐसा नहीं होता कि ओम आंसर सही बड़म भाव, ऐसा ऐसा नहीं होता कभी भी कि ओम जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सही आंसर निकला तो हम, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। या बाबू सोना को याद कर लिया, अब बोलोगे बाबू सोना कि हे भगवान अगर मेरी बाबू मुझसे प्यार करती होगी तो सही आंसर पे मार्क करेगा ये बी। बच्चे ऐसा करते हैं, ये मैं मन से बत्ती नहीं दे रहा, बच्चे ऐसा सच में करते हैं, सच में ऐसा करते हैं। और बाद में जो आंसर की आती है, जब उनका वो टेस्टिंग भी हो जाता है कि बाबू प्यार करता है कि नहीं करता है, तो ये बेवकूफ़ी मत करो। तुक्का क्या होता है कि तुक्के आपको जो नॉलेज है, आपको जो ज्ञान है, उन्हीं उनके आधार पर, उनके बेसिस पे आपने एक आंसर सेलेक्ट कर लिया, दिस इज तो तुक्का। अब कई सारे टीचर क्या बोलते हैं कि यार पीएससी में क्या होता है ना कि कई बार ए बी सी डी करके ऐसे, तो 5 के ए रहते हैं, 5 के बी रहते हैं, 5 के सी, नहीं आते तो ए लगा दो, नहीं आते तो डी लगा दो, नहीं आते तो सी लगा दो, सबकी अलग अलग ट्रिक आपको होती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कोई पैटर्न आपको नहीं होता। तो ये चीज़ आपको याद रखेगा। दो तीन चीज़ है ना, पहली ये तो हो गया, आंसर चेंज आपको नहीं करना। दूसरी, जब आप आंसर मार्क करोगे तो क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5, इसका भी भाई साहब ये ए है ना, इसका भी ए आ रहा है, 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 इसको भी आ रहा है। इन दैट कंडीशन यू आर गेटिंग सेल्फ डाउट कि यार ये सबके आंसर ए आ रहे हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि यहाँ पे नंबर लिखें 1 2 3 4 5, आपको देखते चलना है कि पेपर आपने पेपर रखा है अपने सामने, है ना, जैसे ये पेपर आपके सामने है और ये आपके सामने OMR शीट है, ठीक है, ये आपके सामने, इसको मैं हटा, ये डिलीट हो जाएगा, ये पेपर है, ये OMR शीट है, आपको मार्क करते जाना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो ये 3, तो भाई साहब 3 का ए लगाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का मैंने बी लगाया। 5 है, 5 का मैंने डी लगाया। तो ये कम से कम आपको मैच करते आना, वो पेपर साथ में ही रखना आपको, नहीं तो क्या होगा, एक भी आपने अगर गलती की कि आपने 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 आपने लगाया, खेला हो गए, खेल खत्म हो जाएगा। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत कर लोगे। इसके लिए आंसर को प्रॉपरली, वहां पर आपको 7 है तो 7 यहाँ पर 7 का चाहिए है, अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपको हो गया कि भाई साहब यहाँ पर जो है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 31 दिया है, तो 31 इधर आएगा ना, 31 जो है उसका बी आंसर है, 32 का सी है। ऐसे करके आप यहाँ पर आपको मार्क कर रहे हो। जब ऐसे मार्क आप कर रहे हो, ये क्या हो गया भाई, अरे ठीक है।
तो ऐसे जब आप मार्क कर रहे हो तो आपको इस प्रकार की गलती यहाँ पर आपको नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब इस प्रकार से आप मार्क करोगे तो ऑब्वियस सी बात 100% ऐसे पेयर में ऐसे पूरे लाइन लाइन से आपको आंसर आएंगे, और ऐसी जो लाइन लाइन है 4-4 5-5 की, ये आपको अपने पूरे आंसर शीट में 3-4 जगह दिखेगी, कम से डेफिनेटली दिखेगी 3-4 जगह। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट कि यार ऐसा हो गया अभी हम क्या करेंगे, हमारे आंसर गलत है। अरे नहीं भाई, ऐसा होता है, ऐसे आंसर लगातार ए आपको होते जाते हैं, अगेन 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 अगेन। ठीक है, हो गया। अब 5 हो गए भाई साहब, अब छठा है। अब छठे का ऑप्शन आपने लगाया है बी, आपको पता है कि बी आंसर आपको है। अब वो लगा 5 का ए है तो छठे का भी यही होना चाहिए, तो आपको पता है कि बी है, लेकिन आप चेंज करके उसको ए लगा देते हो। नहीं करना है भाई, आपने अगर पढ़ा है तो फिर क्यों चेंज कर रहे हो, तो जो आंसर है वैसे ही आपको लगाना है ना। तो ये गलती यहाँ पर आपको मत करना। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब आप आंसर मार्क करने जाते हैं तो आपको ऑप्शन आपको आया, अभी 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, आपको जब भी आप उसको देखते हो पहली नजर में, बोलते ना पहली नजर का प्यार। अब वो लोग यार सर कैसी कैसी बातें करते हैं, बट तुमको तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ता है कि पहली नज़र का प्यार होता है ना, कि किसी को देख लिया और पहली नज़र में ही कह रहे भाई साहब बस इसी की तो तलाश थी, है ना, इसी का इंतजार कर रहे थे। तो कई बार ये होता है। तो वैसे आंसर में भी आपको ऐसा होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिखे, क्वेश्चन दिखा, 4 आंसर आपको दिखे, इन द फर्स्ट इंस्टेंट आपको एक आंसर लगता है कि यार इसमें ये क्वेश्चन जैसे है कि इसमें बी सही है, बी इज द राइट आंसर। तो आप क्या करते हो कि आपको लग रहा है कि बी है कि नहीं, अरे बी होगा इसका, लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहीं और जा रहा है कि नहीं नहीं इसका 1605 होगा, इसका 1526 आपको होगा, है ना। कई बार ये होता है, लेकिन इट्स रिसर्च प्रूवन, ये कई सारे रिसर्च इसके आजकल रिसर्च बहुत चलते हैं, इसके स्टूडेंट को बोला रिसर्च कर लिया, इट्स प्रूवन बाय द रिसर्च कि इस प्रकार की चीज़ों में आपकी जो पहली इंस्टेंट में या पहली बार में आपको जो आंसर लगाते हो, तो पहली बार में जब आंसर लगाते हो वो मैक्सिमम केसेस में आपको सही होता है। क्यों होता है सही? क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, मतलब कुछ भी पढ़ते हैं, हम लोग बुक पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग जब सोचते हैं या उसको अपने दिमाग में जब ग्रास्प करते हैं तो इमेजेस में ग्रास्प करते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार अकबर जो है ना, उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी 1556 में अगेंस्ट द हेमचंद्र विक्रमादित्य के खिलाफ, तो वो लड़ाई आपको लड़ी, तो आपको आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग बोलो अकबर, तो अकबर अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्या दिखेगा, या तो आपको वो महाराणा प्रताप वाले सीरियल का अकबर दिखेगा, या आपको ऋतिक रोशन आपको दिखेगा, या कोई भी ऐसा आपको व्यक्ति दिखेगा। तो अकबर को आप इमेजिन करोगे। तो जब भी हम लोग सोचते हैं तो हम लोग इमेजेस में इमेजिन आपको करते हैं, चित्रों में करते हैं, लिखा हुआ नहीं करते कि आपको अकबर आया तो आपको अकबर लिखा हुआ दिख रहा है ना। अकबर ऐसा ऐसा होता है कभी, हम लोग वर्ड्स में, लेटर्स में, इनमें कभी नहीं सोचते, नंबर्स में नहीं सोचते। वी ऑलवेज थिंक इन द नंबर्स, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, हमारी मेमोरी इमेजेस के रूप में, या बोल सकते हैं कि जो छाया चित्र हैं उनके रूप में सेव होती। तो होता है ना, कई बार हम कहीं जाते हैं तो अचानक से बोलते हैं डेजा वू, कि आपने आज कुछ देख लिया, अच्छा ऐसा पहले भी हुआ है। तो है ना, तो ऐसा पहले भी आपको हुआ है, या ऐसा मतलब पहले भी आपको ऐसे आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो चुका है, तो आपको वो चीज़ें याद आती है, तो चीज़ें आप पढ़ लेते हो। जब आपने चीज़ों को पढ़ा है तो इन दैट केस क्या होता है कि आपको चीज़ें याद आती हैं, है ना, कि यार इसका आंसर ये होगा। और डेफिनेटली इन 70% केसेस, 70% केसेस में आपका जो फर्स्ट इंस्टेंट होता है ना, कि जो पहली बार जो आंसर लग रहा है, 70% केसेस में वही आंसर सही होता है। ये आप अपने, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो अपने पुराने अनुभवों से भी आपको ये पता चल जाएगा कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पहले जो आंसर था वही आंसर सही है, पहला जो हमको लग रहा था वही आंसर सही। और 70% में वही आंसर सही होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको पढ़ा है। आपको जब भी हम सोचते हैं ना तो क्या होता है, जैसे बताया इमेजेस में सेव होता है, अब वो दिमाग के बाहर कैसे आएगा, तो इट्स द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे माइंड में एक एनर्जी होती है, 0.4 वोल्ट का करंट होता है, इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। आपने पढ़ा भी होगा, अंकित सर ने आपको EMW के बारे में बताया होगा। तो हमारे दिमाग से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रिंग के रूप में आपको आती है, एक वेवलेंथ आपको आती है 0.4 वॉट की। वो क्वेश्चन आपको देखा, अब उस क्वेश्चन से मैच जो भी रिजल्ट आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, वी हैव द 2 टाइप ऑफ माइंड, वन इज कॉन्शियस एंड सेकंड इज कॉल्ड द अनकॉन्शियस। तो चेतन अचेतन ऐसा बोलते हैं हिंदी में। तो जो अचेतन दिमाग है, जो भी आप पढ़ते जाते हो, जैसे रैम रोम का कंसेप्ट होता है ना, कि जो आपने पहले पढ़ा है धीरे धीरे रोम में स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, अभी देख रहे हो, वो रैम में आपको स्टोर है। ठीक है, तो वही वही कंसेप्ट है कि जैसे वो क्वेश्चन आपको देखा, आपकी रोम में है वो आंसर, आपकी रोम मेमोरी जो है, आपकी मेमोरी उसको ढूंढेगी कि अच्छा ये आपको है, एंड विद इन अ मिली सेकेंड उसका आंसर आपको दिख जाएगा।
अच्छा, इसका आंसर यहाँ पर आपको ये है। बच्चे बोलते हैं सर हमने, मतलब मेरे साथ भी होता है, बच्चे बोलते हैं सर हमने नोट्स बनाए थे, हमको ये याद आता है कि यार हमारा जो क्वेश्चन था वो इस पेज नंबर पे, हमारे पेज में यहाँ पर आंसर लिखा था, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर आंसर लिखा था, यहाँ पर आंसर लिखा था, तो हमको लिखा हुआ जो आंसर अपनी कॉपी में भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कॉपी में लिखा हुआ? कि फलानी जगह पे फलाने कॉलम में अपने ऊपर की तरफ लिखा था, या ऊपर एक लाइन बना के अलग से मैंने रेड कलर में उसको लिख दिया। क्यों? इमेज में सोचते हैं। तो यही चीज़ आपको होती है कि नॉर्मली जब पहली बार में कोई आपको आंसर लगता है ना कि यस इट इज़ राइट एंड इट इज़ रॉन्ग, तो प्रथम दृष्टिया या फर्स्ट इंस्टेंट में जो आपको आंसर दिखता है वो मैक्सिमम केसेस में सही रहता है, अनटिल एंड अनलेस कि जब तक आपको कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग नहीं मिल जाए कि नहीं इसका आंसर तो बी होगा, आपको स्ट्रांगली बिलीव हो गया कि नहीं इसका ए नहीं इसका बी होगा, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट इंस्टेंट में ये आंसर आपको सही होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ओएमआर शीट में आंसर कभी चेंज नहीं करना, और साथ ओएमआर भरते टाइम ये चीज़ें आपको याद रखना। फिर 70% जो है वो आपको, जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट इंस्टेंट में जो आंसर होते हैं, प्रथम दृष्टिया जो आंसर आपको होते हैं, वो आंसर जो है वो मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको सही होते हैं। गलती मत करना। ये आपने कर लिया, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद और क्या करना है, अब आंसर जब क्वेश्चन आपको पढ़ते हो तो क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें आपको होती है, जैसे वहाँ पर लिखा होता है नॉट, फॉल्स, ट्रू, है ना, नॉट, फॉल्स, ट्रू, है ना, कि नहीं, तो नहीं वो बोल्ड करके देता, लेकिन वो बोल्ड करके दे रहा है कि नहीं लिखा है नॉट, आप नॉट देखते ही नहीं, हाँ पढ़ जा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फॉल्स या ट्रू पूछता है कि दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स और ट्रू, ठीक है। फिर आजकल वो नया खेल खेलता है कि वो बोलता है कि अच्छा 4 ऑप्शन दे देगा, वो ऐसे करके पेयर आपको बना देगा, तो पेयर बना देगा, उसमें उसने दे दिया कि जैसे कुछ भी ऐसे करके कि 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ आंसर्स लिखे हैं, फिर यहाँ पर ABCD करके आंसर्स आपको होंगे। इसमें क्या होगा कि भाई साहब A का 1 और 2 होगा, फिर एक ऑप्शन यहाँ पर आपको होगा। अब पहले क्या आता है, ऑल ऑफ द अबव ऊपर नीचे देता है कि ऑल ऑफ द अबव, अब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपको दे देगा, बीच में दे देता है ऑल ऑफ द अबव। फिर आपको और डाउट में डालने के लिए वो डाल देगा नन ऑफ दीज। और एक बात बताऊँ मैक्सिमम बच्चे, जब मैं पोल वगैरह भी लगवाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ऑल ऑफ द अबव का आंसर लगाते हैं, वो सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। और दूसरी बात ये बताऊं कि मैक्सिमम केसेस में उसका आंसर सच में ऑल ऑफ द अबव ही होता है ना। अब ये देखोगे तो 70% केसेस में उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, बट इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि भाई उसने स्टेटमेंट क्या दिया है, और अब वहाँ पे कंफ्यूजन में आपको आ जाते हो। तो मैक्सिमम केसेस में ऑल ऑफ द अबव होता है, लेकिन बच्चा हमेशा ही उसको ऑल ऑफ द अबव लगाता है। ये गलती नहीं करना भाई साहब। पहले आप पढ़ लो कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, फिर वो 2 और 3 भी आपको दे रहा है, ऐसे करके दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको आंसर में नॉट, फॉल्स, ट्रू, नॉट बिलोंगिंग, ऐसे कुछ करके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखना है। इसलिए आप जो पहली बार या दूसरी बार जब फर्स्ट या सेकंड स्टेप में जब पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उस समय पे आपको थोड़ा सा ये देखना है कि नॉट है, ट्रू है, फॉल्स है, या जो भी आपको और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको 2 बार रीड करना है, फिर ऑप्शन के ऊपर आपको आना है। फिर लग रहा है कुछ, अच्छा फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फिर से आंसर आपको करो, तो ये करना है। टाइम बहुत है अपने पास भाई साहब, 2 घंटे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। कुछ होते हैं बिरले बच्चे ऐसे होते हैं जो आखिरी टाइम सर 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 रुको अभी आंसर, अरे क्या भाई 2 घंटे थे पेपर के लिए, सफिशिएंट टाइम था, लेकिन वो आखिरी टाइम तक अपनी ओएमआर भर रहा है। अरे मेरे सर 10 क्वेश्चन बच गए, सर मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि आपने बोला था कि ओएमआर आखिरी में भरना है, तो मेरे 1 घंटा 50 मिनट तो क्वेश्चन सॉल्व करने में निकल गया, 10 मिनट बचे, मैं ओएमआर नहीं कर पाया। अरे भाई साहब, मतलब इतना बड़ा तो पेपर नहीं होता। यूपीएससी का जो प्री होता है ना, उसका पेपर भी अगर आप देखोगे ना, तो उसका पेपर भी आप मतलब 1.5 घंटे में बच्चा सॉल्व कर लेता आराम से, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा, पौने 2, बहुत से बहुत पौने 2, उससे ज़्यादा टाइम वहाँ भी नहीं लगता है। यूपीएससी सोचना पड़ता है, हर क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस आपको होते हैं, वहाँ पर भी इतना टाइम नहीं लगता। कई बार बच्चे पीएससी में ज़्यादा, कुछ बच्चे होते हैं कि 1000 में एक बच्चा ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपको लगा देगा, ठीक है। तो ये गलती हमको बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये तो हो गया कि पहले पेपर के दौरान क्या करना है। अच्छा, इसके पहले शुरू वाली स्टेप में भूल गया कि जब एग्जाम हॉल में आप पहुँचो तो कब पहुँचना है। एग्जाम हॉल में अगर आपका सेंटर किसी और सिटी में है तो ये सुबह सुबह ट्रैवल करने वाला काम बिल्कुल मत करना कि 10 बजे पेपर है, सुबह 4 बजे निकलेंगे, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे नहीं भाई, ट्रैवल करोगे थक जाओगे, दिमाग थक। 4 बजे अगर आपको निकलना है तो आपको कम से कम 2 ढाई या 2:30 बजे तो उठना पड़ेगा। फिर गाड़ी लेके जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो तो चलो ठीक है, अभी तो गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में जा रहे हो, कुछ भी हो गया, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी में कुछ लाइट खराब आपको हो गई, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो हमको कोई ऐसा प्रॉबिलिटी नहीं है, एक दिन पहले पहुंच जाओ। क्या होगा, किसी रिश्तेदार के रुक जाओ,
होटल किराए से ले लो, है ना, इतना खर्चा किया है तो 500-1000 रुपये की होटल और किराए से ले लेंगे, तो होटल किराए से आपको ले लो और एक दिन पहले पहुंच जाओ, एक दिन पहले रात को ही पहुंच जाओ और सेंटर के बारे में देख लो। आपका सेंटर है, नाम आपको दिख रहा है ना, नाम दिख रहा है सेंटर के। अब सेंटर के नाम में कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन आपको होता है कि श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1, है ना, फलन शिवाजी नगर भोपाल ऐसे करके। अब मालूम पड़ा कि एक ही नाम के 2-3 स्कूल है, आपको स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। और कई बार वो ऐसा होता है, वो उनके मतलब वो सेंटर के नाम ही ऐसे होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो दिक्कत होती है। अगर नहीं पता चल रहा है तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले क्या होगा, कल फ्राइडे है ना, कल ही आ जाएगा एक लिस्ट आती है ऑब्जर्वर की, है ना, पर्यवेक्षक जो होते हैं उनकी एक लिस्ट आती है, वो मैं ग्रुप वगैरह में शेयर करवा दूंगा। ऑब्जर्वर की लिस्ट होती है। व्हेन यू हैव एनी कंफ्यूजन डायरेक्टली कॉल टू द ऑब्जर्वर कि सर मैं अलग इंदौर भोपाल ऐसे करके अलग अलग सिटी के अलग अलग ऑब्जर्वर हूँ, हर सिटी का एक ऑब्जर्वर होगा सीधे कि हाँ सर। और वो ऑब्जर्वर कौन होंगे, रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर होंगे, बड़े जो अधिकारी होते हैं उस लेवल के अधिकारी होते हैं। दे आर टू डिसेंट एंड दे कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, और वो सुन के आपको तुरंत सॉल्यूशन दे देंगे कि बेटा वो वहाँ पर है या वहाँ पर है, या पूछ के किसी से बता देंगे। जनरली मैक्सिमम केसेस में वो लोकल होते हैं, स्थानीय होते हैं। जैसे कोई भोपाल है तो भोपाल में कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहे हैं पुराने, तो वो होंगे, या कोई होगा तो वो होते हैं, तो उनको पता होता है कि कहाँ कौन सा सेंटर वगैरह, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बेसिस पे आपको बता देंगे, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, है ना। अब एग्जाम रोल नंबर आपके पास होना है, मतलब मालूम पड़ा कि एग्जाम देने जा रहे हो और रोल नंबर जो है निकालने ही भूल गए, भाई साहब भूल गए, घर भूल गए, है ना, अभी क्या करेंगे। और क्या रखना सर, वो है ना, मैंने फॉर्म का प्रिंट आउट भी रख लिया सर, मैंने आधार कार्ड की 3 कॉपी रख ली, पैन कार्ड की 3 कॉपी रख ली, मार्कशीट की 3 कॉपी रख ली, ओरिजिनल मार्कशीट भी ले आई, मैं जमीन जायदाद के कागज भी ले आया, पापा का ड्राइविंग लाइसेंस भी ले आया, पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, भाई का आधार कार्ड, बहन का आधार कार्ड, सबका आधार कार्ड लेके आ गया सर। कोई किसी का भी मांग ले में, अरे नहीं भाई नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। सिर्फ आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको आपका जो एडमिट कार्ड, ओके, उस पर मेक श्योर आपका फोटो और साइन सही तरीके से दिख रही हो, और आपका एक जो भी आपका जो वो होता है ना, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो आधार कार्ड जनरली बच्चे ले जाते हैं, आपका आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड वो ओरिजिनल में, और कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले वो नाटक करते हैं ये ओरिजिनल नहीं, अरे वो ओरिजिनल ही होता है भाई, उसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट कुछ नहीं होता है। तो आधार कार्ड नॉर्मली हम लोग प्रिंट आउट निकाले, अरे ये ओरिजिनल नहीं है भाई, ये गलत, वो एग्जाम वाले नाटक करते हैं कई बार, बट ठीक है, वो सॉल्व हो जाता है मैटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोशिश करें कि जो आपके OMR शीट, जो आपके एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको उसमें भी आधार कार्ड में भी आओ। अगर आधार कार्ड में गलत है तो पैन कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड में गलत है तो आधार कार्ड ले जाओ, उसमें भी गलत है तो कहीं तो सही होगी, कहीं तो सही आपने जब डाली होगी, मार्कशीट में सही तो मार्कशीट ले जाओ, मतलब किसी आधार पे डाली होगी ना आपने कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको क्या है, कोई तो आधार, कोई तो बेस उसके ऊपर आपको रहा होगा। जैसे मेरा 9390 है तो आपको कोई तो होगा कि 9 मार्च तो मार्कशीट में लिखा होगा, कहीं तो लिखा होगा, जिसको लेके आपने लिखा उसको आपको ले जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं हो बोले अच्छा डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, वाह भाई यू आर आउट, अरे नहीं भाई ऐसा मत करो, है ना, ऐसा नहीं करने का। तो थोड़ा सा वो चीज़ें उसमें आपको हो जाती है, तो कोशिश करो कि ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाओ जिसमें डेट सही है। एक दो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों रख लो, पैन कार्ड तो वैसे चलता नहीं है, आधार कार्ड वोटर कार्ड आपको, ऐसे कोई 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा पर्स में रखे ही होते हैं आपके, तो आपको हमेशा लेके आओ। फोटोकॉपी जरूरत नहीं है, बट इन द सेफर साइड आप फोटोकॉपी भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया और लगेगा खर्चा करके एक फोटोकॉपी और रख लो। ये नहीं कि वहाँ जाके कि वो फोटोकॉपी कराने दौड़ रहे हैं, फोटो, अरे नहीं मांगेंगे फोटोकॉपी वो, है ना। फिर वो आते हैं कुछ एग्जाम वाले जो होते हैं ना, एग्जाम लेने वाले समझदार आते हैं, सबकी फोटोकॉपी लगेगी, अरे क्यों लगेगी, वो मैंने आपके उसमें लिखा है कि इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा ना, कोई ज़रूरत नहीं है। होते हैं कुछ समझदार, वो अपना दिमाग लगाते हैं, जूते ये निकाल दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, इसकी फोटोकॉपी लगेगी, ये सही नहीं, अरे बोलना एग्जाम दे दो यार। अगर कोई जो ऐसे वो चेक करने वाले बाहर रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वर को कॉल करो, या वहाँ के जो प्रिंसिपल या जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्जाम है, वो सेंटर के एग्जाम कंट्रोलर, हर सेंटर का एक रहता है, उनको रीच करो कि भाई ये दिक्कत आपको आ रही है। कुछ टीचर्स होते हैं जो जानबूझ के, मतलब उनका ये होता है कि नहीं यार बस ये चाहिए, वो उनका बच्चों को परेशान करने का इंटेंशन नहीं होता, उनका इंटेंशन ये होता है कि कोई गलती ना हो जाए उनसे, गलती की कल से गलती हो गई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो भाई साहब वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, 0% रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी थोड़ा सा सेफर साइड आपको रहना चाहते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में वो बहुत PSC के एग्जाम में स्पेशली, मुझे उसी का एक्सपीरियंस है, व्यापम वगैरह का नहीं है, PSC के एग्जाम में जो भी टीचर वगैरह होते हैं स्कूल में, दे आर वेरी लीनियंट, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, कोई दिक्कत नहीं होती, जब तक तुम कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करोगे तब तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर और प्रॉब्लम होती है, आपने जैसे कलावा बांध रखा है, ये उतरवा देंगे,
है ना, तो 100% उतरवा देंगे। तो भाई साहब ये घर पे उतार के जाओ कि आपको ये है कि इसको कहाँ फेंकूंगा मैं, तो घर पे उतार दे भाई। अरे बोले नहीं नहीं वो ना मन्नत है ना, वो मेरा अगर नहीं उतार दिया ना तो मेरा वो सिलेक्शन, अरे सिलेक्शन नहीं होगा फलाना ढिमका, कुछ नहीं होता भाई। पढ़ने से होता है, इन सब चीज़ों से नहीं होता। ठीक है कुछ चीज़ें होती गुड लक के लिए, लेकिन ये सोच के चलो कि ये नहीं होगा तो मैं क्या कर लूँगा, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। यू शुड रिमूव इट, आपको निकालना ही पड़ेगा। कि वहाँ निकाल के आप उसको फेंको, या वहाँ निकाल के आप पेड़ पे डाल दो, या आप अपनी बैग में रखो, उससे अच्छा घर पे ही निकाल के चले जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या पहन के जाएं, है ना, देखो गर्मी का टाइम है, वैसे बारिश आ चुकी है एमपी में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लाइमेट जो है हल्का सा गर्म आपको रहता है। लोअर टी शर्ट, है ना, लोअर टी शर्ट, सिंपल सी बात है, लोअर और टी शर्ट, कोई जीन्स ऐसा टाइट जीन्स आपको है एकदम, या आप जीन्स है तो आपको बेल्ट लगाने की आदत है, पता चला कि आपकी जो पैंट है वो खसक रही है, आप ऐसे ऐसे करते करते जा रहे हो, पैंट खसक रही है, तो वो ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे नहीं होना चाहिए। क्या लोअर पहन के चलाओ, नाड़ा बांधा निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियाँ वही बांधा निकल गया हो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल लोअर टी शर्ट पहन के आपको जाना है वहाँ, कुछ हम ऐसे पार्टी में तो जा नहीं रहे, तो सिंपल लोअर टी शर्ट पहन के जाना है, एकदम बेसिक वाला, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो कि आपने अगर बेल्ट निकाल भी दिया है ना, ऐसा पैंट पहन के जाओ कि बेल्ट निकाल दो कोई दिक्कत नहीं हो। यूजुअली होता है कि बेल्ट निकाल दिया फिसल रहे यार, बार बार चढ़ा रहे हैं बैठे बैठे, ऐसा कभी नहीं करना है। तो सिंपल लोअर टी शर्ट पहनो, है ना, फिर वो जूते वूते भी उतरा देते हैं, तो गर्मी का टाइम है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई साहब आपको ठंड लगेगी या मोजे चाहिए। जैसे इसके पहले एग्जाम गर्मी में ठंड में हुआ था, तो बड़ी दिक्कत आई थी, तो बच्चों को मोजे पहनने का परमिशन तो उन्हें दे दिया था, बट नहीं जरूरत है, आसपास सेंटर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लीपर पहन के चप्पल पहन के जाओ एकदम। मैं तो बोलता हूँ बाथरूम की जो चप्पल होती है ना घर में, वो बाथरूम की चप्पल पहन के जाओ, बाथरूम वाली चप्पल पहन के जाओ, कि अगर कल से खो जाए तो मम्मी डांटने लगाए कि चप्पल कहाँ फेंके आ रहे, बोले ठीक है बाथरूम की चप्पल हमारे यहाँ वैसे नॉर्मली क्या होती है, जो डिस्कार्टेड चप्पल होती है ना, वो एकदम ऐसे जो फेंकने वाली हो वही बाथरूम में जाती है, नहीं तो लाते नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ वो बाथरूम वाली चप्पल पे, बोलो अरे सर बाथरूम की चप्पल पहनेंगे पेपर खराब जाएगा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है नॉर्मल आपकी स्लीपर चप्पल ऐसा कुछ पहन के जाओ, जो जो खो भी जाए तो आपको कोई दुख दर्द ना हो, या बोल दे कि सैंडल बाहर उतार के आओ। चप्पल तो वैसे पहन सकते हैं, लेकिन कई बार होते ना कि नहीं चप्पल भी बाहर उतारो, कपड़े भी उतार दें, तो चप्पल वो ऐसा होता है कई बार, तो वो चीज़ें ना करें आप, है ना। लड़कियां स्पेशली क्या होता है कि वो लोग जो है जैसे ये इयरिंग्स वगैरह होते हैं कान के, या वो मंगलसूत्र वगैरह आपने चेन वेन पहनी तो वो उतरवा लेते हैं, तो भाई सब पहले ही उतार के चले जाओ। मंगलसूत्र हो गया, इयरिंग्स आपको हो गए, ये सब चीज़ें वो अलाउ नहीं करते। अब आप बोलोगे सर मंगलसूत्र, मेरी तो शादी हो गई, मैं मंगलसूत्र कैसे उतार सकती हूँ, अरे बहन कुछ नहीं होगा तेरे पति को 2 घंटे में, कुछ नहीं होगा, इतनी इतनी देर तक वो उसका पावर रहेगा, है ना। तो डोंट वरी कि अगर उतार दिया तो पति को पकड़ा के चले जाओ कि तुम पकड़ के रखना है उसको, छोड़ना मत, है ना। तो पति को पकड़ा के चले जाओ। तो मंगलसूत्र वगैरह भी आप निकाल के जाओ, चेन वेन लड़कियां पहनती है निकाल के जाओ, ठीक है, अंगूठी वगैरह होती वो भी निकाल के जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सर नहीं मेरी अंगूठी जो है ना वो पंडित जी ने दी थी, कैसे तुम्हारा जो है ना वो गुरु जो है वो स्ट्रांग रहेगा और तुम्हारे अधिकारी बनने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो अंगूठी उतार रहे भाई। अंगूठी पहनने से अगर सिलेक्शन होता तो हर अंगूठी बेचने वाले का जो बच्चा है ना वो अभी पीएससी का ऑफिसर बना हो बैठा होता, अगर अंगूठी से सिलेक्शन हो रहा होता तो। या मंगलसूत्र पहनने से अगर पति के ऊपर कोई आंच आती तो तमाम मुस्लिम्स एंड सिख और ईसाई और क्रिश्चियन और ये एक ही होता है ना, जितने भी बाकी धर्मों के जो पति हैं वो पति बेचारे कहीं ना कहीं सब अस्पताल में पड़े होते हैं। तो ये हमारी मान्यताएं हैं, है ना। एक केस गया था ऐसा सुप्रीम कोर्ट में, तो महिला ने बोला नहीं नहीं हम लोग मंगलसूत्र नहीं उतारेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतलब ठीक है आस्था का विषय है, लेकिन 2 घंटे अगर नहीं पहनोगे तो उससे तुम्हारी आस्था तो कम नहीं हो जाएगी, है ना। तो वो ऐसा होता आपको लगता है ऐसा, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो कभी ऐसा कुछ हो गया हो किसी के साथ तो लोगों ने नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। सब कुछ चीज़ें चेन इयरिंग्स कई बार तो क्या नोस्पिन का तो शायद नहीं बोलते हैं, बट नोस्पिन होती है ना यहाँ पे लड़कियाँ पहनती इधर पहनती हैं, तो कई बार उतर सकती तो वो भी उतार दो, अगर उतर सकती है तो वो भी उतार दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे चले जाओ नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल हल्का हल्का लगेगा कान में, एकदम बढ़िया हवा हवा लगेगी छेद में से, मज़ा आएगा, है ना। गले में भी थोड़ा सा सूना सूना लगेगा, लेकिन थोड़ी देर आपको लगेगा, जब एग्जाम शुरू हो जाएगी कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब एग्जाम हॉल पे जब आप पहुंच गए, एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, वहां पर होते हैं ज्ञानी लोग। वो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, तुमको पता है ये 7 नंबर में फलाना है, तुमको पता है एसडीजी में एमपी की रैंकिंग क्या है, वो अगला बोल देगा 16, बोलता अरे नहीं नहीं एमपी की रैंकिंग 11, आपने अपने नोट्स 11 11, अरे नहीं सुनना। एग्जाम हॉल में पहुंच के सेंटर पे पहुंच गए, आधे पौन घंटे पहले पहुंच जाओगे, पहले पहुंचना है, आधे पौन घंटे पहले पहुंच गए, पहुंच के चुपचाप जाके साइड में खड़े हो जाना है, कोई नाटक नोटंकी नहीं, चुपचाप, किसी से बात नहीं करना,
क्या नहीं लोग होते वहाँ पे, ये पढ़ा वो पढ़ा, अरे नहीं पढ़ा भाई, कुछ नहीं पढ़ा हमने। चुपचाप एक कोने में जाके खड़े हो जाना, बस ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाना। थोड़ा सा आत्मचिंतन आपको करना, भगवान वगैरह को याद करना है वो कर लेना, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस आपको कर लेना है ना, वो चीज़ें करना। बट हाँ, उसके पहले थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके जाना। ऐसा नहीं कि सुबह उठे मम्मी, सुबह ना सर ने बोला कि नाश्ता करके जाना, कुछ खा के जाना, सुबह सुबह दाल बाटी चाहिए, सुबह मैं 9 बजे दाल बाटी खा के, नहीं ऐसा नहीं करना। हल्का फुल्का कुछ भी नाश्ता, जैसे हमारे इंदौर में पोहे चलते हैं है ना, तो पोहे खा लिए। अब ऐसा नहीं कि पोहे खा लिए तुमको उसल वाले पोहे खाना कि नहीं, और उसल मिला दी उसमें, भैया और उसल मिलाओ, और वहाँ गए पेट खराब आपको हो गया, या कुछ भी आपको 2 नंबर आ गया पहुंच के, है ना। क्योंकि सुबह होता है ना, कई बार आपको डाइजेशन ठीक नहीं होता, तो आपको जल्दी उठने की आदत भी नहीं होती, तो सुबह सुबह है भाई साहब, तो सुबह सुबह जो है वो बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो, पोहे वगैरह कुछ खा के, हल्का फुल्का जो स्नैक है, तो हल्का फुल्का कोई हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह जो है, जिसको चाय लगती हो चाय पी के जाओ, तो हल्का फुल्का जो ऐसा कुछ चीज़ें आपको खा पी के आपको जाओ। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं, एकदम लाइट डाइट बोलते हैं ना, एकदम लाइट डाइट, कि इतना कि 12 बजे तक का टाइम निकल जाए, कि आपको आदत है कि मैं रोज 10 बजे नाश्ता करता हूँ या नाश्ता करती हूँ, तो वो जल्दी कर लो, थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाओ। एक बार एग्जाम चालू हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं आएगा कि नाश्ता किया नहीं किया, भूख प्यास ये वो, बाबू सोना भूत प्रेत सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं आएगा, वो पेपर दिखेगा और अपना भविष्य दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा। तो एक बार स्टार्ट होने के बाद कुछ नहीं होगा, लगती कई बार भूख, और 100% लगेगी। और कब लगेगी, मालूम पड़ा कि उधर से एग्जामिनर के लिए पोहे आ रहे हैं, उनके लिए समोसे आ रहे हैं, और समोसे की जो खुशबू है पूरे रूम में फैली हुई, तुमको और भूख लग गई। अरे यार, मतलब से क्या करूँ अब मैं, मतलब होता कई बार ऐसा। तो डोंट डू दैट, कि ठीक है आपको लग रहा है, होगा कई बार डिस्ट्रैक्शन आपको होगा, चाय आएगी आपको लगेगा यार ये चाय आ गई तो काश मुझे भी चाय मिल जाती, होता है डिस्ट्रैक्शन उससे। बट थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना कि भाई नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिल रही, ऐसा नहीं तुम सामने वाले की ढुलवा दो ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत चाय नाश्ता जो भी है वो पहले से करके यहाँ पर आपको जाना है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल भी आपको मेंटेन रहेगा। एक दिन पहले क्या करना है, एक दिन पहले आपको हल्का खाना खाना है, खिचड़ी दाल चावल ऐसे करके हल्का, कि कल एग्जाम में आप बढ़िया पेट भर के खा लिया, अब मज़ा आ गया, है ना। मालूम पड़ा कि सुबह फ्रेश ही नहीं हो पा रहे हो, है ना, दिक्कत आपको हो रही है, या तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, हल्का फुल्का खाना खाना है एक दिन पहले शाम को, एकदम लाइट भोजन आपको करना है। सुबह हल्का सा ब्रेकफास्ट करके ही आपको जाना, कुछ ना कुछ खा के जरूर आपको जाना है। इतनी हड़बड़ी कि एग्जाम में लेट हो गए तो कोई बात नहीं, एक बिस्किट का पैकेट अपने पास रखो, 10-15 मिनट पहले पहुंच गए तो थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खा लो, 2-4 चाय बिस्किट या नॉर्मल बिस्किट खा लो। एक बिस्किट का पार्ले जी का पैकेट सबसे बेस्ट होता है, पार्ले जी, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बेस्ट इज पार्ले जी। तो भैया कुछ नहीं मिला तो पार्ले जी खा लो, है ना, पार्ले जी खा लो, पानी पी लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी एनर्जी तो मेंटेन आपको हो जाएगी। मतलब बच्चे थोड़ी हो यार कि सुबह उठे भूख लगी है मैडम खाना मंगा दे, ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं हो तुम, तो बड़े हो चुके हो, कम से कम 20-21 साल तुम्हारी उम्र, कम से कम 21 साल सरकारी बोलते 21 साल तुम्हारी उम्र है, इतना एनर्जी लेवल तो तुम मेंटेन कर सकते हो। लेकिन तमाम प्रकार की प्रॉब्लम उसी दिन आती है, इसलिए मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हो गया भाई साहब, आपका पेपर 1 हो गया, आपने पेपर 1 जमा कर दिया, है ना। अब एक और चीज, जब आपको आंसर OMR शीट आपको भरनी है, तो मैक्सिमम बच्चे वहां पर गलती कर देते हैं। जहां पर डाउट हो टीचर से पूछ लो, है ना। आपको जैसे रोल नंबर आपको है, जैसे आपको रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर आपको बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं, अभी वो बबल आपको दिए हैं। बच्चा क्या करता है, अच्छा एक है, उसके पहले जीरो भी होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके आपको होता है। हाँ मतलब जीरो से भी होता है कई बार, तो वैसा आपको दिया है। अब क्या करता है कि आपको 2 यहाँ पर भरना है, लेकिन 2 आपने यहाँ भर दिया, 3 यहाँ भर दिया, तो उसको प्रॉपर्ली आपको मैच करना है कि अच्छा 0, अच्छा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, उसको प्रॉपर्ली मैच आपको करना है, प्रॉपर मैच करना है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो डेस्क होगी, उस डेस्क के ऊपर आपका सेट नंबर लिखा होगा, सेट सी, फिर आपका रोल नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6। पहले देख लेना भाई सही जगह बैठे हो कि नहीं बैठे हो, सही जगह आपको देख लो, सेट चेक कर लो, चेक कर लिया सेट। लेकिन उसके बावजूद भी सेट चेक कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, सी आपका सी वाला सेट आपको मिला, आपकी कॉपी भी सी सेट वाली है और सब कुछ सी है। लेकिन 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 जब तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ना हो जाए, उन्हें पूरा सबको डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे, जब तक वो आपको कॉपी ओपन पेपर ओपन करने का ना बोलते, तब तक सेट एंटर मत करना। कई बार ऐसा हो चुका है कि ड्यूरिंग द एग्जाम उनने बांट दिया, फिर उल्टा सीधा कुछ आपको हो गया, फिर सबके वापस लेके फिर से चेंज करते हैं वो कि नहीं नहीं फिर से बांटेंगे, फिर से वो गलती आपको हो गई। तो कई बार ऐसा होता है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, सेट नंबर वगैरह बुकलेट नंबर वगैरह अभी नहीं भरने का है, वो आपको आखिरी आखिरी में आपको उसको मार्क करना है। फिर कई बार बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 में मिस्टेक कर देते हैं,
देते हैं, पेपर 1 की जगह पेपर 2, पेपर 2 की जगह पेपर 1 कर देते हैं। मत करना, ऊपर नाम लिखना होता है तो कन्फ्यूजन, सर क्या लिखे, श्री पवन चौधरी लिखे कि सिर्फ पवन चौधरी। अरे भाई सिर्फ पवन चौधरी लिखना है, सिर्फ आपका नाम लिखना, आपको कुछ नहीं लिखना है ना, सिर्फ पवन चौधरी, आपको सिर्फ आपको सिंपल सा नाम लिखना बोल्ड लेटर में। सर पेन कौन सा, पेन आपको चाहिए ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर में भी कौन सा, अरे भाई कोई भी खरीद ले, जेल पेन मत खरीदना क्योंकि पेपर में इंक पीछे चली जाएगी। तो जेल पेन में भी कौन सा आप बताओ, जेल पेन में भी आई सजेस्ट कि जो भी दो प्रकार के पेन आते हैं, एक होता 0.5 mm, एक होता 0.7 mm, दो तरह के पेन होते हैं। 0.7 थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे ये है ना, ये जो है ये 0.7 आपको हो गया, फिर इसको मैं थोड़ा सा और मोटा कर लूँगा, ये हो गया, ये भाई साहब ये तो और मोटा आपको हो गया, तो ये जनरली 0.7 आपको होता है। तो 0.7 इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए बेस्ट होता है। सर अभी अभी लेके आ रहा हूँ सर, सर वो मेरा वीडियो है ना, मैंने आपको सैटरडे की रात को देखा आपका वीडियो, लेकिन अब मेरे शहर में या जहाँ पर मेरा सेंटर है या मेरे शहर में मेरे गाँव में 0.7 मिल ही नहीं रहा सर। अरे कोई बात नहीं भाई, 0.7 में फ़ायदा क्या होता है कि आपको जब गोला भरते हो ना, तो गोला भरने में आपको कम मेहनत लगती है, कि कम 2 बार राउंड आपने लगाया, गोला भर गया। 0.5 में आपको 3 बार घुमाना पड़ेगा, 0.5 में आपको 3 बार घुमाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि एकदम मैंने पतला कर दिया, अभी मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को कई बार ये इतनी बार घुमाना पड़ा जब जाके, और एकदम हल्के हाथों से इसको कई बार मुझे घुमाना पड़ा, तब जाके ये आंसर आपको भर पाया, ये आंसर फिल हो पाया। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अगर 0.7 अवेलेबल है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो 0.5 में भी कोई दिक्कत नहीं आती, 0.5 में भी 2-3 बार में आप आराम से आंसर आपको भर सकते हो। तो ये गलती मत करना कि यार सर ने बोला 0.7 तो अब हमको 0.7 ही चाहिए, है ना, यही चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, है ना, 0.7 आई सजेस्ट, नहीं मिल रहा है 0.5 है घर में, चुपचाप 0.5 लेके निकल जाओ, कितने 2 पेन लेके निकल जाओ। तो फिर एग्जाम हॉल में पहुंचोगे, कोई एक होगा बंदा जिसका पेन नहीं है, वो बोलेगा पेन मत दो मत दो, वो पेन लेके नहीं आया, तुम्हारी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। क्यों नहीं देना है सर, आप कैसी बातें कर रहे हो, मदद आप ही सिखाते हो कि मदद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो और तुम्हारे पास मतलब एक ही मैगजीन है, मैगजीन मतलब जो गोलियां होती है ना, तुम्हारे पास एक ही मैगजीन है और तुमको दुश्मन से लड़ना है ना, और एक तुमने स्पेयर में रखी हुई है, तुम्हारे साथ वाला लेके नहीं आया, बोले हाँ बेटा एक तू रख ले, कोई बात नहीं दोनों शेयर कर लेते हैं, तुम्हारी मैगजीन खत्म हो गई और तुम्हारे ऊपर दुश्मन चढ़ के बैठ गया, क्या करोगे? उसको बोला भाई मेरे नहीं देगा वो मैगजीन, क्यों देगा? तुमने उसको दे दिया, उसको बोरो कर दिया तुमने, अभी वो क्यों देगा एग्जाम के बीच में? फिर ले भी लोगे तो फिर वो क्या करेगा, बीच एग्जाम में उसका छूट जाएगा। दैट्स वाई डोंट डू दैट, है ना। 2 पेन है, वो बोल रहे हैं किसी के पास एक्स्ट्रा पेन, टीचर पूछेगा, नहीं है, नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा हो तो एक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन नॉर्मल केसेस में मत दिया। तुम्हारा पेन बंद हो गया, क्या करोगे भाई? तो 2 पेन तो आपको रखना ही रखना है ना, वो भी ब्लैक कलर के आपको पेन रखना है। तो इसमें कोई नहीं है, खरीद नहीं है तो खरीद के लेक्चर सुन याद आ गया हो तो तुरंत जाके खरीद के आपको ले आना। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना। चलो पेपर नंबर 1 हो गया हमारा, हाँ वही ठीक है, हो गया सर, ठीक है। अब जो सेकंड पेपर आपको होगा, तो सेकंड पेपर में क्या करना है, सेकंड पेपर में और पहले पेपर के बीच में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 2 घंटे का अंतर, आप 2 घंटे की गैप आपको होती है। 2 घंटे की गैप में आपको भूख तो लगेगी नहीं, देखो फिर नॉर्मली कि पहले पेपर में ये वो फला, कोई कुछ नहीं करना भाई, पेपर हो गया ना, हो गया पेपर। अब आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो आंसर डिस्कस ही क्यों करना? बच्चे लगे आंसर डिस्कस करने। वैसे हम लोग पीडब्ल्यू पे लेके आएंगे उसको, मतलब 12:15 बजे हमारा एक सेशन आपको होगा, तो हम लोग आंसर बताएंगे, आप उन आंसर्स को देख लेना। आप डिस्कस कर रहे हो, इसका ए उसका बी, सब अलग अलग जगह लगे, वो एक उसका देख रहा है, वो उसका देख रहा है, वो उसका देख रहा है, सब अलग अलग जगह से आंसर आपको देख रहे हैं और आप और कन्फ्यूज हो रहे हो, आपकी धड़कनें और बढ़ रही है ना। कुछ नहीं करना है, पीडब्ल्यू की आएगी, आधे घंटे की क्लास आपको होगी, आधे घंटे में तमाम आंसर आपको बता दी जाएंगे, जितने हमको आधे घंटे में मिल जाएंगे, है ना, जितने आधे घंटे में मिल जाएंगे उतने क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, बाकी फिर आराम से आपको बताते रहेंगे। तो कोई हो गया ना पेपर, कोई लोड नहीं है, अब हो गया। उसके बाद आपको हल्का सा खाना खाना है। खाना कोशिश करें कि घर से ले जाएं, अगर आप दूर जा रहे हो कि सर आपने बोला एक दिन पहले पहुंचना है, अभी घर का खाना कहाँ से लाए, कोई बात नहीं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर सिंपल खाना मिलता हो, सब्जी रोटी दाल चावल, ऐसे नहीं कि मैकडी पे जाके बैठे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पार्टी पार्टी मजे ही मजे, बर्गर चल रहा है, पिज़्ज़ा आ रहा है, छोले कचौरी, छोले कुलचे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, और पता नहीं क्या ही अजीब अजीब चीज़ें आपको खा रहे हैं, है ना। नहीं करना है। पानी पूरी दिख गया, पानी पूरी खा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, नहीं भाई कुछ नहीं करना। सिंपल सा सब्जी रोटी या दाल चावल, हल्का सा खाना आपको खाना है ना। क्योंकि क्या होगा, पेपर स्टार्ट होगा 2 बजे, 2:15 बजे, नींद आएगी, है ना। कई से लोगों को 2 बजे सोने की आदत होगी कि 2 बजे तो सोना जरूरी है, नींद आएगी। खाना खा लोगे ज़्यादा तो डेफिनेटली और नींद आएगी। तो हल्का सा खाना खाना है, इतना कि 4 सवा 4 बजे तक, वैसे भूख नहीं लगेगी, इतना खाना खाना है कि 2-3 घंटे का काम चल जाए।
तो 2 रोटी 3 रोटी थोड़े से दाल चावल खा लिए, दैट सेट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना। ऐसा नहीं कि डकार खा गया मज़ा आ गया, पेट भर गया आज तो, अब तो थोड़ा सोने को मिल जाए, नहीं भाई नहीं करना है ना। आपको नॉर्मली जो है नॉर्मल खाना खाना है, और पानी थोड़ा सा पी लेना है, ताकि चाय पीने की आदत हो तो एग्जाम के पहले चाय पी लें कि भाई चाय पी लेता हूँ मैं, उसके बाद ही आपको जाता हूँ। चाय पीने की आदत तो पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इशू आपको नहीं है, तो चाय आपको पी लेना। तो सेकंड पेपर जब आपको आएगा, जब आप पहुंच गए एग्जाम हॉल में, सेकंड पेपर में क्या करना है, सेकंड पेपर में पहले का उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है, मतलब यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आंसर लगाते जाओ। अभी डिपेंड करता है कि किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, किसी का हिंदी अच्छा है, अगर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाए तो भाई साहब किसी का इंग्लिश ही अच्छा है, किसी की इंटरपर्सनल स्किल के जो क्वेश्चन है वो इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन सही है, तो किसी का मैथ्स, किसी का रीजनिंग, किसी का हिंदी, किसी का अंग्रेजी, किसी का, सबका अलग अलग आपको है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर भी आपको वही स्टडी अपनाना है कि पेपर देखते गए कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, अच्छा 4 नंबर वाला बन रहा है, ठीक है सॉल्व कर लो, फर्स्ट इंस्टेंट पे क्वेश्चन बन गया, ठीक, नहीं बना आगे बढ़ो, और आंसर जैसे ही बन गया तुरंत ओएमआर में तुरंत मार्क करना है, इमीडिएटली मार्क करना है। क्यों? क्योंकि इसको पेपर को सॉल्व करने में टाइम लगता है, यहाँ पर 2 घंटे कम पड़ जाते हैं कई बार, है ना। पिछली बार का पेपर तो इतना लड्डू था भाई साहब कि 2 घंटे क्या 1 घंटे में करके बच्चे बैठ गए थे, लेकिन कोई भरोसा नहीं, एक बार उसने हिंदी के 37 क्वेश्चन दे दिए, एक बार अंग्रेजी के 30-35 क्वेश्चन आपको दे दिए, कई बार चीज़ें आपको होती है। तो सिंपल बात है कि हो सकता है कि हिंदी ज़्यादा आ जाए, अंग्रेजी ज़्यादा आ जाए, रीजनिंग ज़्यादा आ जाए, मैथ्स ज़्यादा, कुछ भी ऐसा आपको हो सकता है, कोई भी उठापटक वो करते, हर बार करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं, तो ऐसे बदलाव आपको नॉर्मली आपको होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना पहली बात। अब मैथ्स रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, मैथ्स रीजनिंग, हिंदी के पैसेज वगैरह होते हैं, कुछ पैसेज सिर्फ हिंदी में होंगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे सिर्फ हिंदी में होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको होंगे। अभी डिपेंड करेगा कि आपका मीडियम क्या है, आपका मीडियम क्या है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब जैसे मैं सॉल्व करता था तो ये होता है कि चलो ठीक है पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी में पढ़ लिया, मज़ा नहीं आता था, बोले हिंदी में एक बार और पढ़ेंगे, मातृभाषा है भाई, मातृभाषा में आप कितने भी अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, सब कुछ अंग्रेजी में हो, लेकिन जब आप हिंदी में पढ़ लेते हो तो उसके आंसर आप ज़्यादा सही कर पाते हो। तो कई बार क्या होता है कि आपको लग रहा है कि हिंदी पढ़ के क्या नहीं नहीं समझ में आ रहा, एक बार अंग्रेजी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पैसेज में स्पेशली बोल रहा हूँ, पैसेज की भी टेक्निक में बताऊंगा, तो पैसेज में कई बार आपको चीज़ें होती है, तो क्वेश्चन करते जाओ, होता जाएगा कि भाई 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है लगा लिया, 10 नंबर आ रहा है, चलो ठीक है ये लगा लिया, 20 नंबर आ रहा है ये लगा दिया, 30 नंबर आ रहा है ये लगा रहा है, ऐसे करते 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 अब 100 तक आपको पहुंचना है। अभी वही पहला स्टेप कि कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छा इतने इतने क्वेश्चन बन गए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब उन क्वेश्चंस की तरफ जाना है जो आपने पहली बार छोड़ दिए थे आपने, बट मार्क करते जाना है, वही 1 2 3 4 सब स्टेप आपको वही यूज़ करना है, लेकिन आंसर यहाँ पे मार्क करते जाना है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको मिलेंगे बंडल क्वेश्चन मतलब पैसेज मिलेंगे, तो कई बार पैसेज ज़्यादा आते हैं, कई बार कम आते हैं, लेकिन कम से कम जो है आपको 40% जो है वो पैसेज मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 40% पैसेज मिलेगा, मतलब 40 क्वेश्चन में, चलो अपन 30 से 40 ले लेते हैं, 30 to 40 क्वेश्चन जो है वो आपको पैसेज के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। 30 से 40 क्वेश्चन आपको पैसेज का आपको मिलेगा। अब इतने क्वेश्चन अगर आपको पैसेज के मिल रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपको, एक पैसेज दिया हुआ है, यू कैन रीड द पैसेज, फिर उसका वो दिया है, उसके क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अभी क्या होगा कि इसका जो सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका, छोटे पैसेज होते हैं एकदम छोटे, बेहतरीन तरीका होता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, बस रीड द क्वेश्चन पढ़ लो, उसके ऑप्शन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, उसके बाद पैसेज, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज पढ़ना है, तो फिर पैसेज पढ़ोगे तो आपको मिलता जाएगा वो लाइन, आपको पूरी लाइन जो है वो मिलती जाएगी कि कवि कहना चाहता है, यहाँ पर उसका तात्पर्य ये है फला, तो वो आपको ये जो आपने पढ़ा है ना वो मिलता जाएगा, जैसे मिलता जाएगा वैसे मार्क करते जाओ, मिलता जाएगा मार्क करते जाओ। तो क्वेश्चन पढ़ के अगर पैसेज रीड करोगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, क्योंकि पहले पैसेज पढ़ोगे। सर हमको किसी ने बोला था कि पहले पैसेज पढ़ना चाहिए, है ना, पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको लगा कि यार फलाने आंसर, तो फिर पैसेज पढ़ोगे फिर उसको देखोगे, डबल टाइम होगा। क्वेश्चन देख के क्वेश्चन दिमाग में रख लो, है ना, क्वेश्चन को दिमाग में रख लो, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। फिर हो सकता है कि आपको फिर से आपको ये याद रहेगा कि अच्छा पहले का क्वेश्चन जो है ना वो दूसरी लाइन में मैंने कहीं पढ़ा था, तो दूसरी लाइन फिर से पढ़ ली, कोई इंपॉर्टेंट टर्म मिल गई कि फलानी टर्म जो है वहाँ पर आपको दी गई, तो वो टर्म फिर से पढ़ ली, या ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो चौथी या 5वीं लाइन में आपको मैंने पढ़ा था, तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा, तो उससे आपके पैसेज जल्दी सॉल्व होंगे। और पैसेज में गलतियां भी कम होती है ना, नॉर्मली याद रखना गलतियां कम होती है, तो ट्राई मेक श्योर कि आपकी गलतियां ना हो।
डाउट हो रहा है एक बार और पढ़ लो, है ना, क्योंकि जिनको फॉरेस्ट देना है उनको तो मार्क्स स्कोर करना है, जिनको फॉरेस्ट नहीं देना है उनको कम से कम 40% लाना पड़ेगा। जनरल 40%, SC ST OBC 33%, एक क्राइटेरिया इसके अंदर आपको है, तो आपको कम से कम 40% यहाँ पर आपको लाने का है, 40 है ना, 40% आना चाहिए। तो 40% लाने के लिए आपको 40 क्वेश्चन सही करना है। बट ऐसे नहीं कि हमको 40 हो गए सर अब हमने छोड़ दिया, आपने बोला था 40 ही करना है, क्योंकि बच्चे माथे पड़ जाते हैं, सर आपने बोला था ऐसा करने का तो हम कर क्या, अरे भाई थोड़ा खुद का दिमाग लगा लिया करो यार, नहीं लगाते। आपने 40 बोला हम तो 40, अरे नहीं भाई पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, 100 के 100 सॉल्व करना है, लेकिन उनको सॉल्व भी तो करना है ना। तो यहाँ पर आपको OMR तुरंत भरनी है, क्योंकि तुरंत नहीं भरोगे तो क्या होगा, आपको आखिरी में जब होगा ना कि आखिरी में करते 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 मालूम पड़ा कि आखिरी की 10 मिनट की बेल बज गई, आपने मार्क ही नहीं किया। सर आपने ही तो बोला था कि आखिरी में मार्क करना, अरे पहले पेपर में बोला था, दूसरे में नहीं बोला है, दूसरे में बोला है कि तुरंत मार्क करना है। बच्चे माथे आ जाते हैं, मैं सालों से सर आपने ऐसा बोला, अरे भाई तो ये होता है। तो सेकंड पेपर में तुरंत मार्क करना है, और इसमें क्या होगा कई बार कि वो जो मिस्टेक मैंने बताई थी ना कि 4 की जगह 5 का, 5 की जगह 10 का लगा दिया, वो मिस्टेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेक श्योर कि आप 4 आपको प्रॉपर देख के आपको लगा, ऊपर देख लिया अच्छा ABCD, आपको पता है कि सेकंड रो में B है, लेकिन फिर भी आपको B पे यहाँ पर आपको आना है। फिर पेपर हो गया आपका, सॉल्व कर लिया, अब क्या करना है, 4:15 बज गया, अब ये होगा रोना, कट ऑफ कितना जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, तो आप हर जगह लगे होगे कट ऑफ क्या है, कट ऑफ, आपको कट ऑफ को देखना ही नहीं है ना, आपको कट ऑफ के बारे में कोई चीज़ आपको नहीं देखनी है। जो भी कट ऑफ होगा वो कौन तय करेगा, PSC तय करेगी। कई सारे वीडियोस जो हैं, कई सारे वीडियोस यहाँ पर आपको आएंगे, कई सारे लोग चलाते रहेंगे, अच्छा कितना कट ऑफ कितना, अरे किसी का प्रेडिक्शन सही नहीं निकलता है, किसी का प्रेडिक्शन सही नहीं निकलता है, सब बत्ती देते हैं। कोई बोलता है अरे इस बार तो ना 80 के ऊपर नहीं जा रहा, 82 चला गया, और इस बार 75 के ऊपर नहीं जाएगा, और इस बार तो 80 चला गया। तो प्रिडिक्शंस कई नॉर्मली मतलब थोड़े बहुत प्रिडिक्शन सही निकलते हैं, एक रेंज होती है कि भाई मतलब एग्जिट पोल सही नहीं निकलती, ये कहाँ से सही निकलेगा। अच्छा 110 है तो कट ऑफ, अब ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार कितनी 350 250 पोस्ट थी ना, 256 पोस्ट थी, तो 256 में अगर 81 कट ऑफ जा रहा है, अब कितनी हो गई 110 हो गई, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 81 का 160 हो जाएगा, तो क्वेश्चन ही नहीं है। ये होगा कि 81 का 85 हो जाएगा, 81 का 85 हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल। 80 का 160 तो होगा नहीं कि आधी पोस्ट होगी तो कट ऑफ डबल हो जाएगा, ऐसा कोई वाइज वर्जा वाला तो रूल आपको है नहीं। हाँ थोड़ा बहुत कट ऑफ यहाँ पर आपको बढ़ेगा, वो पेपर के ऊपर कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। एग्जाम हो गई, 4:15 बजे हो गई, अब आराम से आप घर आओ, बढ़िया मोबाइल चलाना, रील देखना है, शॉर्ट देखना है, मूवी देखना है, घूमने जाना है। किसी को टाइम दिया है तुमने कि 4:15 बजे ना पेपर होगा, 4:30 बजे मैं डॉट पहुँच जाऊँगा, टाइम दिया, पहुंच जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मौज मस्ती 2-3 दिन बढ़िया एंजॉय करो, 2-3 दिन ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन बढ़िया एंजॉय करो, एकदम चिल मारो, है ना। जिसको जो जो अब जो भी खाना पीना, दाल बाटी खाना है, जो जो भी आपको खाना है, जो भी करना है, जो भी चीज़ें रोक रखी, सीरीज़ देखनी, सर ने बहुत सारी सीरीज सजेस्ट की हैं, सीरीज़ देखना, जो करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एग्जाम के बाद। ठीक है, चलिए तो इन चीज़ों का याद रखिएगा, और आई होप कि ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड आई थिंक आपने बहुत मेहनत की है, खुद पे विश्वास रखना, सेल्फ डाउट मत करना। आपने अगर मेहनत की होगी, मेहनत का 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक।